ओके, नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 100। तो 51 नंबर पे क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि एयर का सबसे ज़्यादा अमाउंट विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन, यानी कि आप सांस छोड़ने के दौरान जितना सबसे ज़्यादा एयर जो है लंग्स से बाहर निकाल पाते हैं वो वॉल्यूम क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन अपने पास में, फर्स्ट वन इज द टाइडल वॉल्यूम, सेकंड वन रेजिडुअल वॉल्यूम, थर्ड वन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ वन इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आइए अपन बात करते हैं कुछ वॉल्यूम्स के बारे में कि कौन कौन से जो है वो वॉल्यूम्स होते हैं। फर्स्ट वन जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। एक रेस्पायरेशन के दौरान, सिंगल रेस्पायरेशन के दौरान जितनी एयर लंग्स के अंदर एंटर होती है, सिंगल रेस्पिरेशन के दौरान जितनी लंग्स एयर के अंदर एंटर होती है और वापस एग्जिट होती है, उसी अमाउंट को अपन जो है वो बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यानी कि मान लिए कि अपन एक बार सांस ले रहे हैं तो 500 ml जो क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं और 500 ml वापस क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं। तो ये जो सिंगल वैल्यू होगी, सिंगल रेस्पिरेशन के अंदर सिंगल वैल्यू होगी, उसको अपन जो है वो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और जनरली अपन जो है वो इसके लिए जो पैरामीटर रखते हैं वो रखते हैं इंस्पायरेशन, कि एक बार में आप जो सांस लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 500 ml। अब अगर अपन बात करें कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके अंदर जो है वो टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर टाइडल वॉल्यूम होता है 4 to 6 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से 4 से 6 ml पर केजी के हिसाब से जो न्यूबॉर्न के अंदर है आपका टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट वन जो आता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपने टाइडल वॉल्यूम ले लिया, 500 ml जो एयर जो है लंग्स के अंदर चली गई, उसके बाद आप फोर्सफुली और जो है वो क्या करते हो, इंस्पायरेशन। फोर्सफुली और अपन क्या करेंगे, इंस्पायरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम के बाद में जो फोर्सफुली अपन इंस्पायरेशन करेंगे वो जो इंस्पायरेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर बात करें इसके अमाउंट की तो ये जो होता है लगभग आपका होता है 3000 से 3100 ml। नेक्स्ट वन बात करते हैं ERV। ERV का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो पहले तो अपन टाइडल वॉल्यूम को छोड़ते हैं, उसके बाद में जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो जितना अमाउंट एयर का बाहर निकलेगा उसी को अपन जो बोलते हैं ERV। और नॉर्मल वैल्यू जो ERV की होती है वो होती है आपकी 1200 ml। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन जो आता है आपका RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। एग्जाम के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का वॉल्यूम का वो मतलब होता है कि आप अगर चाहे कितना भी फोर्सफुली जो है वो एक्सपायरेशन कर दे, उसके बाद भी वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हमेशा लंग्स के अंदर रहता है वो आपका कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। मान लीजिए पहले आपने नॉर्मली जो सांस छोड़ी, टाइडल वॉल्यूम निकल गया, उसके बाद में जो आपने जो है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया बाहर, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर अंदर बचेगा उसको अपन जो बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा जो आपके लंग्स के अंदर रिमेनिंग रहेगा और ये किसी भी कंडीशन में जो बाहर नहीं आएगा। तो बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम आपका क्या है, 1200 ml। नेक्स्ट वन बात करते हैं, नेक्स्ट वन जो आता है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, लंग्स वाइटल कैपेसिटी भी इसको अपन बोलते हैं VC। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो आपका कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया आपका 3100 ml और ERV हो गया आपका 1200 ml। तो सबको अपन जोड़ते हैं तो लगभग ये जो अमाउंट होता है आपका 4800 ml। तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो आपकी होती है कितनी, 4800 ml। बात करें टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स में कितना होता है, तो इसके अंदर आपका पैरामीटर आ जाता है TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। रेजिडुअल वॉल्यूम को इसमें ऐड कर देंगे। अगर देखिएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी में से रिजर्व वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो आपका वाइटल कैपेसिटी बच जाएगा। जो पैरामीटर बचेगा वो आपका कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। तो देखिएगा टीवी की बात करें तो टीवी आपका 500 ml, IRV जो होता है वो होता है आपका 3100 ml, ERV जो होता है वो होता है आपका 1200 ml और RV जो होता है ये भी होता है आपका 1200 ml। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो 6000 ml, लगभग 6 लीटर के आसपास जो है आपकी टोटल लंग्स की कैपेसिटी अपने को देखने को मिलती है। तो ये कुछ जो एक है आपके नॉर्मल पैरामीटर होता है कि कौन कौन से पैरामीटर अपने को देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट वन जो है वो अपना था कि द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर
द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के दौरान कौन सा होता है, तो वो आपका कहलाएगा रेस्पिरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी। टाइडल वॉल्यूम जो कौन सा है, आप एक बार में सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो 500 ml के आसपास में जो एयर बाहर पास जा रही है उसको अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो कि हमेशा जो है वो बॉडी के अंदर क्या रहता है, आपका बॉडी के अंदर हमेशा जो है वो रिमेनिंग रहेगा, और रिमेनिंग को अपन जो है वो हमेशा बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और रिमेनिंग वॉल्यूम जो है आपका हमेशा रहता है 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा होता है आपका 1200 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान जितना जाएगा ये आपका होता है 3100 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अपन ने बात की थी ये होता है आपका लगभग 1200 ml। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में ऑलरेडी जो है वो पूछा जा चुका है, तो सही आंसर हो गया इसके अंदर आपका डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से अपन इसको देखेंगे। तो इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट। अब देखिएगा किया क्या है इसने, पहले तो देखिएगा नॉर्मली तो टाइडल वॉल्यूम किया, इसके बाद में इसने किया है मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम गया, और उसके बाद में जो इसने क्या किया एक्सपायर्ड किया, तो ERV। तीन चीज़ों को अपन जोड़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीन पैरामीटर जिसके अंदर आते हैं उसको अपन बोलते हैं लंग्स वाइटल कैपेसिटी, लंग्स वाइटल कैपेसिटी। तो लंग्स वाइटल कैपेसिटी इसके अंदर आपका सही आंसर है सी, लंग्स वाइटल कैपेसिटी। अब आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि भैया जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना निकालेंगे, और उसी को अपन बोलते हैं एक्सपायर्ड वॉल्यूम। तो एक्सपायर्ड वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, पूरा क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट, यानी कि आपने मैक्सिमम अंदर ली है सांस, उसके बाद में अपन छोड़ते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम हो गया आपका 500 ml, IRV आपका जो हो गया 3100 ml, और ERV जो होता है वो होता है आपका 1200 ml। सबको जोड़ेंगे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा 4800 ml। तो सही आंसर इसमें हो गया आपका सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन द लंग्स फॉर नॉर्मल हेल्थी अडल्ट। नॉर्मल हेल्थी अडल्ट के लिए लंग्स में कितनी एयर जाती है, तो ये आपको पूछ रहे हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्वेश्चन जो आपको क्या पूछा जा रहा है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो TV प्लस ERV प्लस IRV प्लस RV सबको जोड़ लेंगे। TV हो गया 500 ml, ERV हो गया आपका 1200 ml, IRV हो गया आपका 3100 ml, और RV हो गया आपका 1200 ml। सबको जोड़ेंगे तो 6000 ml टोटल लंग्स कैपेसिटी अभी अपन ने डिस्कस किया था, 6000 ml जो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रेजिडुअली कितनी एयर रहती है। तो दो पैरामीटर इसके लिए अपने को देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका ERV प्लस एक होता है आपका RV। देखिएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान अपन खाली क्या छोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम को अपन छोड़ते हैं तो पीछे बचता कौन है, एक तो ERV बचता है जिसको अपन फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, और ERV भी छोड़ने के बाद में आपका बचता क्या है, RV। तो सही आंसर इसके अंदर आपका जो अपना भी क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ERV प्लस RV जो होते हैं वो होते हैं आपके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये देखिए नेक्स्ट में लिखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये तो होगी आपकी लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। इसको अपन जो क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होगी आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको अपन बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये भी आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये भी आपकी जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर आएगा। तो सही आंसर जो आपका क्या हो गया, ए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रेट मल्टीपल बाय द टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रेट को अपन जो है वो करेंगे टाइडल वॉल्यूम से गुणा, तो 1 मिनट के अंदर जो वो निकलेगा ये अपना निकलेगा माइन्यूट वॉल्यूम। इसी को अपन जो क्या वर्ड यूज लेते हैं, माइन्यूट वॉल्यूम। फोर्थ आंसर आपका माइन्यूट वॉल्यूम। जनरली वेंटिलेटर के अंदर माइन्यूट वॉल्यूम की जो वैल्यू अपने को देखने को मिलती है कि माइन्यूट वॉल्यूम कितना, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपने टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो है वो कितनी दी है, तो उसको अपन बोलते हैं माइन्यूट वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो होता है फोर्सफुली सांस छोड़ने पे, मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन जो तो नॉर्मल ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी इसमें होगा नहीं, तो माइन्यूट वॉल्यूम इसको अंदर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है द लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी दैट डज नॉट चेंज विद द
पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी डिजीज के साथ में किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। जब भी पल्मोनरी डिजीज होगी तो वाइटल कैपेसिटी बदलेगी, वाइटल टाइडल वॉल्यूम बदलेगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी बदलेगी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बदलेगी। तो क्वेश्चन सीम्स टू बी रॉन्ग, क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, इसमें ज़्यादा जो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन। नेक्स्ट वन अपना जो क्वेश्चन आता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी इन ए न्यूबॉर्न। अब देखिएगा यहीं से र्यूमर्स है, कई सारे लोग इसको टाइडल वॉल्यूम समझ लेते हैं कि न्यूबॉर्न के अंदर टाइडल वॉल्यूम कितना होता है और रट करके बैठे होते हैं कि 150 ml के टाइडल वॉल्यूम कितना है 150 ml। नहीं, देखिएगा पूछ रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो देखिएगा कुछ एक पैरामीटर होता है कि मान लीजिए कोई न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल जो वेट है उस वेट को अपन ने माना है कितना 3 किलो का न्यूबॉर्न होता है। टाइडल वॉल्यूम ml में करें तो 6 ml पर केजी के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 6 ml पर केजी के हिसाब से होता है। रेस्पिरेटरी रेट 35 नॉर्मल मानी है, ठीक है। बात करें लंग्स कैपेसिटी की, टोटल लंग्स कैपेसिटी की, तो लंग्स कैपेसिटी होती है 63। कितनी होती है 63। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 30, वाइटल कैपेसिटी 35, रेजिडुअल वॉल्यूम 23। अब ये सारे के सारे पैरामीटर पर केजी पे है। तो देखिएगा पूछा है टोटल लंग्स कैपेसिटी इन ए न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न का जो है नॉर्मल वेट अपन मानते हैं 3 kg। नॉर्मल वेट कितना न्यूबॉर्न का 3 kg। अगर न्यूबॉर्न का वेट जो है वो आपका 3 kg है तो 3 किलो को अपन जो है वो गुणा करेंगे किसके साथ में 63 के साथ में। 3 किलो को गुणा करेंगे किससे 63 से, तो आपका अपना आप जो है वो आंसर जो है वो 189 आ रहा है। तो लगभग जो है वो सही आंसर आपका डी के आसपास है इसका। लेकिन याद रखिएगा कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि टाइडल वॉल्यूम की जो है वो कैपेसिटी है वो आपकी 150 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम न्यूबॉर्न में कभी भी 150 ml नहीं होगा। टाइडल वॉल्यूम हमेशा होगा 4 to 6 ml पर केजी, 4 to 6 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जितना बॉडी वेट होगा उससे 4 to 6 kg के हिसाब से जो अपने को टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इस चार्ट को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन बात करें कैप्नोग्राफी इज मेजरमेंट ऑफ। कैप्नोग्राफी क्या है, तो कैप्नोग्राफी, कैप्नो वर्ड जो होता है वो यूज होता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है हाइपरकैप्निया एंड हाइपरकार्बिया। हाइपरकैप्निया एंड हाइपरकार्बिया दोनों जो है एक ही वर्ड है और दोनों का मतलब जो है वो होता है आपका क्या, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी। हाइपरकैप्निया भी वही कहलाता है और हाइपरकार्बिया भी वही कहलाता है। तो कैप्नोग्राफी अगर अपन बात करेंगे तो ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड। तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन नहीं है, एच आयन की कंसंट्रेशन नहीं है, CO2 कंसंट्रेशन। तो सही आंसर अपना आपका क्या हो जाएगा CO2 कंसंट्रेशन। तो CO2 को नापने के लिए जो अपन मेजरमेंट करते हैं या जो भी ABG एनालिसिस वगैरह करवाते हैं कैप्नोग्राफी अपन इसको बोल सकते हैं। और कैप्नोग्राफी में हमेशा आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। दोनों जो टर्मिनोलॉजी है वो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, हाइपरकैप्निया या फिर हाइपरकार्बिया। नेक्स्ट वन चलिए अब बढ़ते हैं, ये हो गया आपका लंग्स का नॉर्मल पैरामीटर। और लंग्स के नॉर्मल पैरामीटर के बाद में अपन जो पूछते हैं डिजीज कंडीशन की तरफ। पहला जो है वो आपका डिजीज है COPD। फर्स्ट वन जो आपकी डिजीज किया है COPD। तो क्या होता है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी लंबे टाइम से जो ऑब्स्ट्रक्शन है किसका, पल्मोनरी का, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं COPD। बात करें COPD में क्या क्या होता है, तो COPD में 2 डिजीज होती है। फर्स्ट वन इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट वन जो आपका क्या होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एंड सेकेंड वन डिजीज जो होती है वो होती है आपकी एम्फाइसेमा। सेकेंड वन डिजीज जो क्या होती है एम्फाइसेमा। तो एक तो हो गया आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक आपका क्या हो गया एम्फाइसेमा। अब देखिएगा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ आ सकता है ब्रोंकियल अस्थमा। एक वर्ड क्या आ सकता है ब्रोंकियल अस्थमा। अब देखिएगा मेन चीज़ यही है, प्रीवियसली अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे तो COPD 3 डिजीज़ को जो है वो कवर करती थी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा और थर्ड वन जो होता है आपका ब्रोंकियल अस्थमा। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों जो होते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा, ये दोनों चीज़ें जो होती है ये आपकी होती है हमेशा इरिवर्सिबल। ये जो दोनों है वो कैसी रहेगी इरिवर्सिबल, यानी एक बार हो गई तो उसके बाद ये जो है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो रिवर्सिबल है। ब्रोंकियल अस्थमा जो है कैसी कंडीशन होती है रिवर्सिबल, इसलिए जो है इसको फिलहाल लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से COPD से हटा दिया गया है। तो प्रीवियसली अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनके अंदर तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे COPD में क्या क्या होता है, तो एक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है और एक सेकेंड वन जो क्या होता है एम्फाइसेमा। तो ये जो है आपका हो गया COPD के फीचर्स की बात करें तो 3 मेन फीचर अपने को COPD के देखने को मिलते हैं क्लिनिकल फीचर के अंदर। फर्स्ट वन तो जो है होता है आपका क्रॉनिक कफ। फर्स्ट वन फीचर क्या है क्रॉनिक कफ। सेकंड वन जो आपको देखने को मिलता है डिस्निया।
सेकंड वन देखने को मिलेगा डिस्निया एंड डिस्निया ऑन एक्सर्शन। थोड़ी बहुत भी अगर जो है वो पेशेंट मूवमेंट करेगा तो उसमें जो है आपको डिस्निया की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और लास्ट वन जो होता है वो होता है प्रोडक्टिव स्पुटम, प्रोडक्टिव स्पुटम। तो तीनों चीज़ें जो अपने को COPD के अंदर हमेशा क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए आइए बात करते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में। ऑल द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर क्रॉनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट कि COPD के अंदर कौन कौन सा इंक्लूड है और इनके अलावा कौन सा है। तो अभी अपन ने बात की है एम्फाइसीमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा एंड प्लूरल एफ्यूजन। अब अगर लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे तो दोनों ऑप्शन आपके हैं, लेकिन प्रीवियसली अपन जो ब्रोंकियल अस्थमा को इसके अंदर इंक्लूड किया था, इसलिए जो है वो अपन ब्रोंकियल अस्थमा को इसमें गिनेंगे। 2016 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम जो ब्रोंकियल अस्थमा था तो प्लूरल इफ्यूजन जो है वो इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका सही आंसर जो क्या हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन। तो अगर प्रीवियसली गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा, तीनों चीज़ें जो अपने को COPD के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। सेम टू सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, निमोनिया जो इंक्लूड नहीं होता है। डायग्नोसिस ऑफ COPD कैन बी फ्रेमली मेड बाय। COPD का डायग्नोसिस तो याद रखिएगा, COPD को हमेशा अपन स्पायरोमेट्री के थ्रू डायग्नोस करते हैं। स्पायरोमेट्री जिसको अपन रेस्पायरोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का जो आपका ये हिस्सा होता है, तो इसी के थ्रू जो है वो अपन स्पायरोमेट्री करवाते हैं और COPD का पता करवाते हैं। कोई पूछे कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस फॉर COPD तो स्पायरोमेट्री जो है वो आपका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस रहेगा यहाँ पे COPD के लिए। नेक्स्ट वन बात करें, द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड ऑफ ऑक्सीजन इन ए पेशेंट विद COPD। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन, फर्स्ट वन तो जो क्या होना चाहिए आपका मोस्ट कॉमन, और वर्ड जो है वो सबसे बेस्ट वर्ड क्या आपके पास में, एक्यूरेट वे आपका जो है कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन, कि पेशेंट में ऑक्सीजन की नीड है, इसको डिटरमाइन करना है तो कौन सा वे रहेगा। फर्स्ट वन है ऑब्जर्व द स्किन कलर। तो स्किन कलर देखेंगे तो आपको साइनोसिस देखने को मिल सकता है, पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, साइनोसिस। सेकंड वन बात करें कि नथिंग चेंज इन द वाइटल साइन चेंज होंगे जब भी COPD होगा। क्लाइंट में टैकीकार्डिया, टैकीपनिया की कंडीशन हमेशा अपने को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें आस्किंग हाउ द पेशेंट्स फील, पेशेंट की फीलिंग के बारे में देखेंगे। और लास्ट वन है ब्लड गैस एनालिसिस, यानी कि ABG एनालिसिस अपन जो परफॉर्म करवाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन आपको लगेगा कि ऑब्जर्व द स्किन कलर में भी साइनोसिस देखने को मिलेगा, तो इससे भी पता कर सकते हैं। देखिएगा दो तो आपके ऑप्शन पहले से ही जो है वो गलत हो गए या फिर एंटिसिपेट हो गए कि पेशेंट के वाइटल साइन में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, तो चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका, दो ऑप्शन तो पहले ही आपके गलत हो गए। अब साइनोसिस और ABG एनालिसिस में क्या करेंगे, तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्यूरेट। बताइए साइनोसिस से पता कर सकते हैं अपन, ठीक है अपन पता कर सकते हैं कि साइनोसिस है, लेकिन कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है बॉडी में, ये अपन पता सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हैं, ब्लड गैस एनालिसिस से। तो हो सकता है कई लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो ब्लड गैस एनालिसिस आपका जो है इसके अंदर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ दीज इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन ए पेशेंट विद COPD, कि COPD का पेशेंट है तो उसके अंदर जो है वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज द टैक्टाइल फ्लेमेटस एंड द वीजिंग। टैक्टाइल फ्लेमेटस जो है वो क्या होता है, तो टैक्टाइल फ्लेमेटस जो है वो जनरली जो है वो थ्रिलिंग एंड वाइब्रेशन होता है अपनी स्पीकिंग के दौरान बॉडी के अंदर, उसी को अपन टैक्टाइल फ्लेमेटस बोलते हैं। और वीजिंग हमेशा जो है वो क्लिनिकल साइन है या स्पेशल साइन है अस्थमा का। वीजिंग हमेशा अपने को कहाँ देखने को मिलेगी, अस्थमा को। सेकंड बात करते हैं ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड ओवर पेरिफेरल फील्ड। तो देखिएगा अपन ने डिस्कस किया था कि लंग्स के अंदर किस प्रकार से साउंड आता है। तो देखिएगा ये आपका जो है वो लंग्स है, मान लीजिए आपका ये लंग्स है, तो एक जो है वो यहाँ पे आपको बीच में जो साउंड देखने को मिलेंगे, इन अपन साउंड को बोलते हैं ब्रोंकियल साउंड। ये जो साउंड आपके क्या कहलाएंगे, ब्रोंकियल साउंड। और यहाँ पे पेरिफेरी के अंदर जो लंग्स के अंदर अपने को साउंड सुनाई देते हैं उनको बोलते हैं ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड, ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड। बाकी आपका जो आगे का जो ट्री होगा उसके अंदर आपको दिखाई देंगे वेसिकुलर साउंड। तो तीन प्रकार के मेन साउंड होते हैं, सुनाई देते हैं अपने को। तो क्वेश्चन के अंदर लिख रहा है ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड और पेरिफेरल फील्ड। तो पेरिफेरल फील्ड के अंदर तो अपने को ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड सुनाई देने होते हैं, तो ये इट सिम्स टू बी रॉन्ग। हाइपर रेजोनेंस ओवर पोस्टीरियर लोब। हाइपर रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सेसिव साउंड सुनाई देना, तो ऐसा कोई होगा नहीं। COPD के अंदर तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है,
तो नेक्स्ट है डिस्टेंडेड नेक वेन विथ साइनोसिस, डिस्टेंडेड नेक वेन विथ साइनोसिस। अब इसको पता करने के लिए थोड़ा सा अपने को चलना पड़ेगा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। देखिए होता क्या है, एम्फाइसीमा होता है मरीज के अंदर। तो देखिएगा कि जो यहाँ से जो एक तरफ से जो है वो आपकी, देखिएगा होता क्या है, तो जनरली अपन बात करें कि मान लीजिएगा कि ये जो है वो आपका एक एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर से जो है वो एक तरफ से अपन देखेंगे कि एक तरफ से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। मान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आ रही है और आगे की तरफ से जो आपका जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से जो सिस्टम आपका चल रहा है। अब बात करें अपन की ये जो स्ट्रक्चर है कैपिलरी, इसके अंदर पीछे की तरफ जो है वो आपकी स्ट्रक्चर होगी पल्मोनरी आर्टरी। मान लीजिए ये आपकी है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी जो आपके कहाँ से निकलती है, हार्ट से। हार्ट के अंदर कहाँ से निकलेगी ये, राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। अब देखिएगा एम्फाइसीमा के अंदर जो परमानेंट डायलेशन हो गया आपका एल्वियोलाई का, तो बताइए यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। कंडीशन होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लाइंट में कौन सी देखने को मिलेगी अपने को, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब जैसे जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो आखिर में जो प्रेशर बढ़ेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ेगा राइट एट्रियम में, प्रेशर बढ़ेगा आपके राइट एट्रियम में। जैसे ही राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा में, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा में। अब ज़्यादा प्रोमिनेंट जो होता है वो अपना सुपीरियर साइड होती है, ठीक है, ग्रेविटी के साथ में आएगा ब्लड। तो आप देखोगे कि डिस्टेंट आपको देखने को मिलेगी क्या, नेक की वेन। नेक की वेन में ब्लड क्यों इकट्ठा होगा, क्योंकि राइट एट्रियम आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो इकट्ठा होगा कहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा में। और सुपीरियर वेना कावा की जो है वो ब्लड सप्लाई होती है किसके थ्रू, नेक के थ्रू। तो डिस्टेंट नेक वेन विद द साइनोसिस अपने को देखने को मिलेगा। अब साइनोसिस क्यों होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे ब्लड का प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो जो है वो आपके जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो प्रॉपर ब्लड लेकर के नहीं जाएगा। तो बॉडी के अंदर जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी साइनोसिस की, बॉडी में कैसी कंडीशन आ जाएगी आपकी, साइनोसिस की। तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका डिस्टेंडेड नेक वेन विद द साइनोसिस। नेक्स्ट वन बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद सीओपीडी नर्स वुड एक्सपेक्ट विच लेबोरेटरी फाइंडिंग। कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग अपने को जो है वो देखने को मिलेगी, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज PO2 एंड डिक्रीज PuCO2 लेवल। सेकंड वन अपन लिखा है इंक्रीज PO2, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो कम हो रहा है। ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, सीओपीडी में तो ये देखने को मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट वन अगर अपन बात करें तो ये तो आपका ऑप्शन जो पहले से ही जो है वो कट हो गया। एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना। अब देखिएगा जब भी सीओपीडी होता है तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बॉडी का वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है तो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो कम देखने को मिलेगा या फिर अनचेंज्ड भी रह सकता है। तो दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हो गए कम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीओपीडी होगा तो जब भी सीओपीडी होगा पेशेंट की बॉडी के अंदर कंडीशन रहेगी आपकी हाइपोक्सिया। जब भी हाइपोक्सिया होगा तो बॉडी जो रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन, बॉडी क्या रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन जाकर के जो प्रोडक्शन करवाता है किसका, आरबीसी का। आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उसी कंडीशन को अपन जो क्या बोलते हैं, एलिवेटेड रेड ब्लड सेल्स। तो सही आंसर आपका अपना आप इसमें क्या हो जाएगा, एलिवेटेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट काउंट में भी इंक्रीज बट नॉट डिक्रीज, कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करें द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सीओपीडी। सीओपीडी का एक मरीज मिला है, विच डाटा वुड वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स। कौन सी कंडीशन में आपको जो है वो इमीडिएटली जो है वो क्या करना है, इंटरवेंशन। क्लाइंट्स पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इज 92। फर्स्ट वन है कि ऑक्सीमीटर की रीडिंग जो है वो 92। तो याद रखिएगा सीओपीडी के पेशेंट के अंदर जो है हमेशा आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना रहता है, 88 to 92%। कभी भी 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सीओपीडी क्लाइंट के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि SpO2 लेवल जो 100% कभी भी नहीं आएगा। ये अगर 88 to 92% है इसका मतलब ये नॉर्मल है। नेक्स्ट हम बात करें क्लाइंट आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल इज 74। अब देखिए इसने खाली आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल दे दिया, किसका है ये, कोई नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन ये भी जो आपका क्या होगा, गलत। तो दो ऑप्शन पहले हट गए। क्लाइंट हैज़ SOB व्हेन वॉकिंग टू बाथरूम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि सीओपीडी हो गया है, एल्वियोलाई प्रॉपर्ली जो है वो एल्वियोलाई जो है प्रॉपर्ली जो है वो नहीं हो पाएगा। तो एल्वियोलाई प्रॉपर्ली जो है वो नहीं हो पाएगा तो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो एल्वियोलाई के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से हमेशा क्लाइंट के अंदर जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी। तो उसकी वजह से जो है क्लाइंट जब भी मूवमेंट करेगा, अपन ने लिखा है कि साइन एंड सिम्टम के अंदर ही अपन ने बात की थी कि जब भी पेशेंट के अंदर सीओपीडी होगा तब तीन अपने को क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा कफ,
सेकंड वन देखने को मिलेगा स्पुटम, और थर्ड वन देखने को मिलेगा डिस्निया ऑन एक्सर्शन। जब भी कोई मूवमेंट करेगा तो क्लाइंट में क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया। इसलिए ये भी आपका सही है। क्लाइंट्स स्पुटम इज रस्टी कलर्ड, क्लाइंट्स स्पुटम इज रस्टी कलर। अगर रस्टी कलर हो गया क्लाइंट का, इसका मतलब ये जो क्लाइंट है वो सीओपीडी के साथ साथ में नेक्स्ट वन इसके अंदर जो डेवलप हो सकता है निमोनिया। सीओपीडी के साथ में नेक्स्ट वन क्या डेवलप हो सकता है, निमोनिया, क्योंकि रस्टी कलर स्पुटम जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की वजह से होता है। याद रखिएगा, स्पेशल फीचर है रस्टी कलर। अगर क्लाइंट के अंदर जो किस कलर का हो रहा है, रस्टी कलर का हो रहा है स्पुटम, तो वो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया को डिनोट करेगा, यानी कि पेशेंट के अंदर जो किसका इन्फेक्शन हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया का। अगर स्यूडोमोनास है, अगर यहीं पे लिखा हुआ आता है कि स्यूडोमोनास है, तो स्यूडोमोनास के अंदर हमेशा अपने को देखने को मिलेगा ग्रीन कलर स्पुटम। स्यूडोमोनास में आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर स्पुटम। तो पेशेंट के स्पुटम के हिसाब से ये वो पता कर सकते हैं पेशेंट में कभी भी जो है वो निमोनिया डेवलप हो सकता है। इसलिए जो है आपको पता रखना है कि जब भी आप रस्टी कलर देखने को मिलेंगे, तो अब आप देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में तो न्यूमोकोकल निमोनिया लिखा हुआ मिलेगा आपको। अभी अपने बात की थी स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, और एक्सप्लेनेशन के अंदर जो लिखा हुआ है न्यूमोकोकल निमोनिया। तो याद रखिएगा, न्यूमोकोकल निमोनिया इज आल्सो नोन एज स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। न्यूमोकोकल निमोनिया को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। किस टाइप का ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और मोस्ट कॉमन कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया का ये कॉज होता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, द एक्सरसाइज दैट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ए क्लाइंट विद सीओपीडी। किसी पेशेंट को सीओपीडी है तो उसको कैसी एक्सरसाइज करवाते हैं, तो डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग एक्सरसाइज। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डीप कपिंग। अब याद रखिएगा कि स्पायरोमीटर जो है वो यूज करवाते हैं, लेकिन स्पायरोमीटर जो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग एक्सरसाइज जो वो अपन पेशेंट के अंदर हमेशा प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट वन है, विच इज एन इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। किसी को सीओपीडी हुआ है तो उसके अंदर जो आप किस प्रकार की जो है वो इंटरवेंशन करेंगे। फर्स्ट वन है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। हाई फ्लो ऑक्सीजन, तो याद रखिएगा सीओपीडी में हमेशा 1 से 2 लीटर फ्लो में लो फ्लो की ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सरासर हो गया गलत। नेक्स्ट वन बात करें क्रोनिक स्टेरॉइड थेरेपी। क्रोनिक स्टेरॉइड नहीं चलता है हमेशा, जो एक्यूट स्टेज में अगर आप देना चाहो तो स्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हो, लेकिन क्रॉनिक अगर आप जो स्टेरॉइड थेरेपी दोगे तो बॉडी की जो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। पर स्लिप ब्रीथिंग, अब आप कहोगे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी सही है और पर स्लिप ब्रीथिंग भी सही है, तो मास्लो हायरार्की लगाना होगा। क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आपका किससे निकलेगा, इसका मास्लो हायरार्की का। तो फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड में जो सबसे पहले आती है आपकी एयर जो हो जाएगी पर स्लिप ब्रीथिंग से। हालांकि अगर अपन बात करें कि कोई निमोनिया का पेशेंट है, सॉरी सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें किस प्रकार की जो ब्रीथिंग होगी, तो अगर बात करें अपन की ब्रीथिंग, तो सबसे पहला जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या होगा, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। क्लाइंट में हमेशा किस प्रकार की ब्रीथिंग करवाते हैं अपन, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग ये आपकी जो कहलाती है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो इंस्पायरेशन के लिए अपन जो क्या यूज में लेते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग या फिर एब्डोमिनल ब्रीथिंग। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपायरेशन के लिए, तो एक्सपायरेशन के लिए अपन यूज में लेते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। एक्सपायरेशन के लिए क्या यूज होगी, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, ये होगी आपके एक्सपायरेशन के दौरान। इंस्पायरेशन करवाएंगे अपन डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग से, और एक्सपायरेशन अपन करवाएंगे पर्स्ड लिप ब्रीथिंग से। अब दोनों ऑप्शन आ जाए कि कौन सी करेंगे, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको जाएगी, डायफ्रामेटिक, क्योंकि रेस्पायरेशन का मेन जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, इंस्पायरेशन। तो सही आंसर हमेशा अपन करेंगे डायफ्रामेटिक। अब इसमें डायफ्रामेटिक तो है नहीं, इसलिए अपन जो सही आंसर क्या कर लेंगे, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की, द गोल ऑफ पर्स्ड लिप ब्रीथिंग की। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग का क्या गोल होता है, तो पर्स्ड लिप ब्रीथिंग में अपन क्या करवाते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि जो सांस ली तो उसने नोज के थ्रू है, लेकिन सांस को जो छोड़ेगा वो कहाँ के, माउथ के थ्रू। माउथ के थ्रू जो है एक लिप्स का पाउच बनेगा जिसको अपन पर्स्ड लिप बोलते हैं, और उसके बाद में वो जो है क्या करता है, एक्सेल करता है। तो जैसे ही पेशेंट आपका एक्सेल करना चाहेगा तो अपन बोलेंगे क्लाइंट को कि आपको जो है वो लॉन्ग एक्सेल करना है। तो लॉन्ग एक्सेल करेगा तो जो भी अमाउंट है आपके एल्वियोलाई के अंदर ट्रैप हो रखा, ये भी जो है वो फोर्स के साथ में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा। तो जो अमाउंट रिड्यूस ट्रैप हो रहा है आपके एल्वियोलाई के अंदर, उस अमाउंट को अपन जो पर्स्ड लिप के साथ में जो क्या कर सकते हैं, बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन की, प्रिवेंट एस्पिरेट निमोनिया। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। स्ट्रेंथ द डायफ्राम, डायफ्राम की स्ट्रेंथ कैसे होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन लूजन द ब्रोंकियल सिक्रेशन, ठीक है, ब्रोंकियल सिक्रेशन होते हैं लूज इससे पर्स्ड लिप ब्रीथ से, लेकिन इतना भी ज़्यादा ये भी प्रोमिनेंट नहीं होगा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ
ट्रैप एयर। तो याद रखिएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप एयर। नेक्स्ट हम बात करें, हाउ ए नर्स विल टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर ए पेशेंट विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में किस प्रकार की, तो अभी अपन ने बात की यूज डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग। अब अगर यहाँ पे आपका जो है वो पर्स लिप ब्रीथिंग भी आता तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है, यूज डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग। याद रखिएगा जब भी आप जो है वो किसी भी सीओपीडी का क्लाइंट होगा तो उसके अंदर हमेशा जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग या फिर डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग करवाएंगे। इंस्पायरेशन के लिए, सांस छोड़ने के लिए अपन जो पर्स लिप ब्रीथिंग करवाते हैं। तो ये था आपका डिजीज सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर जो आपका आता है एम्फाइसीमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्यूलर वॉल। एल्यूलर वॉल का जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसको अपन जो क्या बोलते हैं, तो उसको लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं एम्फाइसीमा। परमानेंट डिसफंक्शन एंड डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्यूलर वॉल। एल्यूलर वॉल जो है वो परमानेंटली अगर आपकी क्या हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो उसके लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं एम्फाइसीमा। अब देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे वर्ड देंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट वन इज द एम्फाइमा। फर्स्ट वन क्या आपका, एम्फाइमा। तो पस इन प्लूरल कैविटी, पस इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या इकट्ठी हो जाए, पस हो जाए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एम्फाइमा। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। ब्रोंकस वाले हिस्से का इन्फ्लामेशन होता है उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। लंग्स एब्सेस, पस इन लंग्स। अब देखिएगा दो वर्ड अपने पास में, एक वर्ड जो है वो आपके पास में एम्फाइमा, एक वर्ड क्या है एम्फाइमा, और एक वर्ड है आपके पास में लंग्स एब्सेस। देखिएगा दोनों होता क्या है, तो देखिएगा मान लीजिए आपके लंग्स है और लंग्स के चारों तरफ जो है वो आपकी एक होती है कैविटी जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो मान लीजिए ये आपकी है प्लूरल कैविटी। तो देखिए अब अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो पस इकट्ठी होती है, पस कलेक्शन कहाँ हो, प्लूरल कैविटी में, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है एम्फाइमा। लेकिन अगर जो पस का कलेक्शन लंग्स के अंदर हो, कहाँ हो, लंग्स के अंदर हो, तो आपकी जो कंडीशन क्या कहलाएगी, लंग्स एब्सेस। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों याद रखिएगा। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर जो पस का फॉर्मेशन होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एम्फाइमा, एम्फाइसीमा नहीं, एम्फाइमा। और अगर लंग्स के अंदर हो जाएगी तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, लंग्स एब्सेस। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, तो सही सिंपल सा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन बैरल चेस्ट सीएनएन। बैरल चेस्ट सीएनएन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैरल शेप चेस्ट किस में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा बैरल चेस्ट हमेशा किस में देखने को मिलेगा आपको, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर बैरल चेस्ट हमेशा देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट होता क्या है, तो बॉडी के अंदर जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर एंड लेटरल डायमीटर ऑफ चेस्ट, ये सारे के सारे जो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो एकदम गोला जैसा शेप हो जाएगा। जनरली चेस्ट जो है वो इस प्रकार से होता है, अपना इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया और ये लेटरल हो गया। अब इस कंडीशन में अपन देखेंगे तो इस प्रकार से आपको चेस्ट देखने को मिलेगा, उसको अपन बैरल बोलते हैं, यानी कि गोल। तो गोल शेप के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसको जो है वो अपन हमेशा बोलेंगे बैरल चेस्ट। याद रखिएगा बहुत ही एक स्पेशल फीचर है कि बैरल चेस्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, तो हमेशा एम्फाइसीमा। नेक्स्ट हम बात करें, इसके साथ में कुछ ऑप्शन और है, यहीं से कुछ चीज़ें निकाली जाएगी। रिकेट्स, पिजन चेस्ट। रिकेट्स के अंदर हमेशा क्या देखने को मिलता है, पिजन चेस्ट। विटामिन डी की कमी की वजह से बोन के अंदर डिफॉर्मिटी आती है और रिकेट्स डिजीज होती है। और रिकेट्स के अंदर पिजन चेस्ट कबूतर के जैसा देखने को मिलता है। काइफोसिस, काइफोसिस। तो आइएगा तीन वर्ड होते हैं अपने पास में। फर्स्ट वन इज द काइफोसिस, एक होता है लॉर्डोसिस और एक होता है स्कोलियोसिस। अब देखिएगा अगर आपकी स्पाइन का लेटरल स्पाइन का जो है वो पोस्टीरियर कर्वेचर बदल जाए, मान लीजिएगा, पहले ये देखिए, ये मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ आपकी। ये जो है मान लीजिए ये इस प्रकार से जो नॉर्मल आपकी स्पाइन है। अब मैं कहूँ कि इसके अंदर जो है वो पीछे का कर्वेचर बढ़ जाए, इस प्रकार से आकर के आपकी हो जाए, तो अगर पीछे का जो है पोस्टीरियर कर्वेचर बढ़ता है वो कहलाता है काइफोसिस, कुबड़ जैसा। देख रहे हैं कि इस इंसान की कुबड़ निकलती है तो पीछे से निकलता है इस प्रकार से। तो अगर पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर कर्वेचर हो जाए स्पाइन का तो काइफोसिस कहलाता है। आगे की तरफ उठ जाए, अगर ये का ये क्या हो जाए, आगे की तरफ उठ जाए, तो लॉर्डोसिस, यानी कि इंसान एकदम सीधा खड़ा रहे और उसका जो है चेस्ट एकदम बाहर की तरफ। आपने अगर भगवान वगैरह की फोटो देखी होगी तो देखा हुआ एकदम सीना बाहर आया हुआ रहता है भगवान का। तो लॉर्ड, याद क्या रखना वर्ड आपको, लॉर्ड यानी भगवान। भगवान का सीना हमेशा बाहर की तरफ, आगे की तरफ। तो एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड द लॉर्डोसिस। एंड लेटरल कर्वेचर अगर साइड की तरफ हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस यानी कि पीछे की तरफ और साइड की तरफ निकला है, नहीं। निमोनिया, निमोनिया के अंदर आपको चेस्ट में देखने को मिलेगा कंसोलिडेशन।
तो सही आंसर जो आपका क्या हो गया, बैरल चेस्ट। एम्फाइसीमा के अंदर हमेशा किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग द नर्स में एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विथ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मरीज है, उसके अंदर जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो देखिएगा कि मान लीजिएगा इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर लंग्स के अंदर एम्फाइसीमा हो गया है, यहाँ के एल्वियोलाई प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर यहाँ के एल्वियोलाई प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो बताइएगा कि इन एल्वियोलाई के अंदर एयर की एंट्री होगी, एयर की एंट्री नहीं होगी तो किसी भी प्रकार के साउंड अपने को देखने को नहीं मिलेंगे, तो डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो सही आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड साउंड। ठीक है, बाकी जो है वो देखिएगा दूसरे जो है वो आपके नहीं है काम के। ठीक है, प्लूरट स्टूडेंट है, डल चेस्ट पेन है, सारी जो फालतू की चीज़ें। डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड हमेशा जो आपको चेस्ट एक्सकल्टेशन के दौरान एम्फाइसीमा के मरीज के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रकार का जो है वो एंजाइम होता है जो कि आपकी बॉडी में डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो होते हैं, यानी कि आपकी जो अंदर की म्यूकोजल लेयर होती है, इसके अंदर गॉबलेट सेल होती है, तो कुछ एक फैक्टर होते हैं, लाइपोलाइटिक एंजाइम वगैरह होता है जो कि इनर वॉल के डेक्सट्रेक्शन का काम करते हैं। तो ये डेक्सट्रेक्शन ना हो, इसको रोकने के लिए एक एंजाइम काम करता है आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसको अपन बोलते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। जब इसकी कमी होती है तो उसकी वजह से जो म्यूकस वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और म्यूकस वॉल का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से एम्फाइसीमा जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। तो अल्फा-1 कि जब भी आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तब जो पेशेंट को एम्फाइसीमा हो सकता है। याद रखिएगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज आल्सो ए कॉज ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी होने के कारण में से एक ये है। नेक्स्ट हम बात करें, डाइटिशियन विल प्रिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट फॉर पेशेंट विथ एम्फाइसीमा। तो याद रखिएगा, जब भी रेस्पिरेटरी का कोई भी मरीज होगा तो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन हमेशा अपन कैसे देंगे, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन। फैट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के चेंजेज अपन नहीं करते हैं, जो नॉर्मल फैट अपन डेली दे रहे हैं वही देंगे। तो याद रखिएगा, जितनी भी डिजीज होगी रेस्पिरेटरी की, हर एक के अंदर अपने को क्या देना है, हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई कैलोरी जो डाइट अपन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट वन डिजीज़ के बारे में, और नेक्स्ट वन डिजीज़ जो आपकी होती है अस्थमा। नेक्स्ट वन डिजीज़ क्या आपकी, अस्थमा। तो अस्थमा के बारे में अगर मैं जनरली कुछ बात करूँ तो अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है। जनरली अगर अस्थमा के लिए एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो अस्थमा के लिए क्या वर्ड बोल सकता हूँ मैं, एलर्जी है। एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है, एक प्रकार का क्या है ये, इन्फ्लामेशन है। और याद रखिएगा ये रिवर्सिबल है। अस्थमा हमेशा जो क्या होता है, रिवर्सिबल है। आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह दोगे तो ट्रीटमेंट की वजह से जो अस्थमा हमेशा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो अस्थमा हमेशा एक रिवर्सिबल चीज़ होती है। देखने को क्या मिलता है, तो इसके अंदर जो आपको एक तो कफ देखने को मिलेगा, कफ के साथ में जो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्निया, और थर्ड वन जो आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी, वीजिंग। याद रखिएगा, तीनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है आपके अस्थमा के। कफ देखने को मिलेगा, क्रॉनिक कफ, कफ भी कैसा होगा आपका, क्रॉनिक कफ होगा, डिस्निया होगा, सांस में दिक्कत होगी, और थर्ड वन जो क्लाइंट में क्या देखने को मिलेगी, वीजिंग। याद रखिएगा, कहीं भी वर्ड आ जाए आपका वीजिंग तो जितने स्टार आप लगाना चाहो लगा सकते हो। वीजिंग ऑलवेज इंडिकेट द अस्थमा। जब भी पेशेंट में जो है वो अस्थमा होगा हमेशा वीजिंग आएगी। तो लिखा है अस्थमा इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन, स्टडी प्रोग्रेसिव। याद रखिएगा, अस्थमा कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं होता है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज आजकल ये है नहीं। विथ लॉस ऑफ एल्यूलर वॉल, एल्यूलर वॉल से इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कैरेक्टराइज बाय म्यूकस प्रोडक्शन, नहीं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। अस्थमा इज ए एलर्जी, अस्थमा एक क्या है, आपकी एलर्जी है। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉज अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, एलर्जी। नेक्स्ट वन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन अस्थमा। अस्थमा में क्या होगा, तो अस्थमा का एक क्लिनिकल साइन है, सबसे इंपॉर्टेंट साइन है क्या आपका, वीजिंग। याद रखिएगा, जब भी पेशेंट होगा तो उसमें फर्स्ट वन साइन आएगा कफ, सेकेंड वन आएगा डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एंड थर्ड वन क्या आएगा, वीजिंग या फिर म्यूजिकल साउंड रेस्पायरेशन। नेक्स्ट वन बात करते हैं, द नर्स इज कंप्लीटिंग द एडमिशन असेसमेंट ऑन ए 13-year-old क्लाइंट डायग्नोस विथ अस्थमा। 13 साल का बच्चा है, असेसमेंट कर रहे हैं और उसमें जो है वो डायग्नोस हुआ है आपका अस्थमा। विथ साइन एंड सिम्टम वुड नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड। अस्थमा के अंदर कौन सा साइन सुनाई देंगे, तो अभी बताया डिस्निया एंड वीजिंग। बस 3 चीज़ें याद रख लीजिएगा, फर्स्ट वन इज द कफ, सेकेंड वन इज द डिस्निया एंड थर्ड वन इज द वीजिंग। 3 चीज़ें याद है, आपका अस्थमा का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि अस्थमा का पेशेंट है, किस प्रकार के साउंड सुनाई देंगे, तो वीजिंग साउंड। लंग्स अस्कल्टेट करेंगे तो कैसे साउंड सुनाई देंगे आपको, वीजिंग साउंड, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज एक्सपेक्टेड बाय द नर्स फॉर ए पेशेंट विथ एक्यूट अस्थमेटिक अटैक।
एक्यूट अस्थमेटिक अटैक हुआ है पेशेंट के अंदर, देखिएगा यहाँ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिएगा कि ये आपका पेशेंट है, इसमें इरिटेशन हो रहा है यहाँ पे, और उस इरिटेशन की वजह से जो पेशेंट में व्हीजिंग साउंड आ रहे हैं, डिस्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है। अब अगर मैं कहूँ कि अस्थमेटिक अटैक आया किसी मरीज को, यानी कि बहुत सीवियर अटैक होता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि और ज़्यादा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब देखिएगा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ तो जो व्हीजिंग साउंड आ रहा था यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो साउंड जो पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा जब भी स्टेटस अस्थमेटिक जब भी पेशेंट में एक कंडीशन होती है स्टेटस अस्थमेटिक, जिसमें 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू जो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है अपने को, कफ, डिस्निया और व्हीजिंग कंटिन्यूसली एक बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी में देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिक या फिर सीवियर अस्थमेटिक अटैक या एक्यूट अस्थमेटिक अटैक। तो इस कंडीशन के अंदर हमेशा जो है वो व्हीजिंग हमेशा बंद हो जाती है। तो डिफ्यूज एक्सपायरेटरी व्हीजिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल इसका याद रखना है कि पूरा का पूरा जो है वो आपका एयरवे नैरो हो जाएगा और वहाँ से जो किसी भी प्रकार की एयर पास नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो है वो क्लाइंट के अंदर जो क्या देखने को मिलेगा अपने को, डिफ्यूज एक्सपायरेटरी व्हीजिंग, किसी भी प्रकार की व्हीजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी के लिए वर्ड यूज अपन ले सकते हैं स्टेटस अस्थमेटिक। क्या यूज ले सकते हैं, स्टेटस अस्थमेटिक वर्ड जो यूज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच सिम्टम वुड ए पेशेंट मस्ट लाइकली टू कंप्लेन ऑन ऑफ आफ्टर एन अस्थमेटिक अटैक। देखिएगा इसमें थोड़ा सा आप परेशान होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पूछ क्या रहा है कि अस्थमा का अटैक आया उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा। तो देखिएगा अस्थमा का अटैक आएगा तो हमेशा क्या होगी, कफ होगा, कफ होगा तो क्लाइंट में रेस्टलेसनेस होगी, तो रेस्टलेसनेस होगी। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन यानी खूब सारा पसीना, रेस्टलेसनेस होगी तो पसीना होगा। तो देखिएगा ये तीन फीचर तो आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग, कब देखने को मिलेंगे, ड्यूरिंग। लेकिन बाद में जो अस्थमा के अटैक के बाद में हमेशा याद रखिएगा पेशेंट में क्या देखने मिलता है, शॉर्ट चेस्ट। क्या देखने मिलेगा अपने को, शॉर्ट चेस्ट। तो याद रखिएगा कि ये तीन जो फीचर है इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों जो होते हैं वो ड्यूरिंग अटैक होता है कि जब अस्थमा का अटैक आता है उस टाइम के फीचर है, जबकि प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन जो है वो आपका आफ्टर फीचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट विल नर्स डू इफ सी रिसीव ए पेशेंट विद स्टेटस अस्थमेटिक। ठीक है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम से जो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम आ रहे हैं, मैनिफेस्ट विद द टेकिपनिया हो रहा है, लेबर्ड रेस्पायरेशन है विद एफर्ट ऑफ एक्सलेशन, टैकीकार्डिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड इरिटेबल। सारी की सारी कंडीशन है। तो मास्लो हायरार्की लगाएंगे। सबसे पहले पेशेंट में अपन क्या देते हैं, ऑक्सीजन। क्या देंगे, ऑक्सीजन। पहले जो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद में देंगे अपन ब्रोंकोडाइलेटर। जैसा कि ब्रोंकस डायलेट होगा तो जो अपने आप जो है वो कंडीशन ठीक हो जाएगी। अब देखिएगा लिखा है प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन एंड चेक वाइटल साइन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा पहले पेशेंट की जान बचानी है, उसके बाद में जो है वो कंफर्ट देना है। नेक्स्ट हम बात करें ए क्लाइंट विद स्टेटस अस्थमेटिक इज इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, द नर्स शुड मेंटेन द क्लाइंट इन विच पोजीशन, किस पोजीशन में। याद रखिएगा सारी की सारी रेस्पिरेटरी डिजीज में हमेशा अपन अपराइट पोजीशन, कौन से देंगे, अपराइट पोजीशन, हाई फोलर पोजीशन जिसको अपन बोल सकते हैं। तो हाई फोलर पोजीशन के अंदर जो अपने को मरीज को इसके अंदर रखना होता है आपको रेस्पिरेटरी डिजीज में। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो याद रखिएगा ओमलीजुमाब जो आपकी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये करती क्या है, तो अस्थमा जो होता है वो IgE की वजह से होता है, इम्यूनोग्लोबिन E की वजह से होता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसी को क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है। अगर IgE बाइंड हो जाएगा तो ये मास्ट सेल के ऊपर अपना एक्शन नहीं दे पाएगा, और मास्ट सेल का नहीं डिस्ट्रक्शन होगा तो किसी भी प्रकार के जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे और पेशेंट के अंदर जो किसी भी प्रकार की एलर्जी देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो एक एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, ओमलीजुमाब। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, जब भी आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दोगे तो हमेशा क्लाइंट के अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट को चेक करना है। ठीक है, ये हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो अपन हमेशा परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज फॉर परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर अपन जो है वो करते हैं पाल्पेशन, परकशन एंड वाइब्रेशन। पाल्पेशन, परकशन एंड वाइब्रेशन। पाल्पेशन जो है वो अपन करते हैं क्लैप हैंड के थ्रू, परकशन करते हैं और वाइब्रेशन करते हैं तो कफिंग अपने आप ही नहीं होगी। वाइब्रेशन किसके थ्रू करते हैं, हैंड के थ्रू। बताइए, याद रखिएगा किसी भी प्रकार के वाइब्रेटर को यूज में नहीं लेते हैं, हैंड के थ्रू जो है अपन प्रॉपर क्या करते हैं, वाइब्रेशन की जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अवेलेबल एज मीटर डोज इनहेलर। तो देखिएगा कि कुछ एक आपके सामने एग्जाम्पल है और सारे के सारे एग्जाम्पल है, और ये सारे के सारे आपके ब्रोंकोडाइलेटर, सारे के सारे क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर। तो बात करते हैं कि ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं। ब्रोंकस को डायलेट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर। जनरली 3 प्रकार के ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। फर्स्ट वन होता है बीटा एड्रीनर्जिक
बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। सेकंड वन बात करूँ तो सेकंड वन जो होता है वो होता है मिथाइल जेंथाइन। सेकंड वन होता है मिथाइल जेंथाइन एंड थर्ड वन होता है एंटीकोलिनर्जिक। थर्ड वन जो है वो क्या आपका एंटीकोलिनर्जिक। तो 3 प्रकार के ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, मिथाइल जेंथाइन एंड एंटीकोलिनर्जिक। इसके अंदर बीटा एड्रेनर्जिक के अंदर बात करूँ तो आपने सुना होगा साल्बुटामोल, लिवोसाल्बुटामोल, साल्बुमेंड्रोल, एल्बुटेरॉल, फ्यूमिटेरॉल एंड टर्बुटालिन। ये सारे के सारे जो आपके क्या है बीटा एड्रेनर्जिक है। मिथाइल जेंथाइन की बात करूं तो होता है अमाइनोफाइलिन, इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन, इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, ये तीनों के तीनों आपके जो होते हैं मिथाइल जेंथाइन। एंटीकोलिनर्जिक में बात करूं तो टियोट्रोपियम एंड इप्रोट्रोपियम, टियोट्रोपियम एंड इप्रोट्रोपियम, ये जो होते हैं आपके एंटीकोलिनर्जिक। तो 3 प्रकार के ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। याद रखिएगा सारे के सारे ब्रोंकोडायलेटर का एक इम्पोर्टेंट जो है वो साइड इफेक्ट होता है। याद रखिएगा टैकीकार्डिया। जब भी आप ऐसे में ब्रोंकोडायलेटर दोगे तो हमेशा हार्ट रेट चेक करोगे। क्या चेक करनी है? हार्ट रेट। जैसे ही आप दोगे तो उसके बाद में पेशेंट के अंदर हार्ट रेट आपको क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज। और ये कि नॉर्मल साइड इफेक्ट है। तो बात कर रहे हैं अपन, तो देखिएगा साल्बुटामोल भी आपका क्या है बीटा एड्रेनर्जिक है, एल्बुटेरॉल भी बीटा एड्रेनर्जिक है, अमाइनोफाइलिन आपका मिथाइल जेंथाइन है और टर्बुटालिन आपका क्या है बीटा एड्रेनर्जिक। ठीक है, याद रखिएगा अमाइनोफाइलिन जो होता है वो ये कॉम्बिनेशन होता है। अमाइनोफाइलिन जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है इथाइलेडिमाइन का और थियोफाइलिन का। तो इसको हमेशा जो अपन आईवी देते हैं, आईवी या फिर पेरेंटल रूट से, इसको पेरेंटल रूट से या फिर ओरल रूट से, पेरेंटल या फिर ओरल रूट से इसको जो अपन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अमाइनोफाइलिन इज गिवन IV फॉर 20 मिनट एवरी 8 और टू 20 मंथ ओल्ड हॉस्पिटलाइज विद सीवियर अस्थमा बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग नर्स वुड। देखिए अमाइनोफाइलिन दे रहे हैं, क्या नर्स को चेक करना है? तो अभी अपने बात की है कि जो आपके ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो टैकीकार्डिया करते हैं। क्या करते हैं? टैकीकार्डिया। तो हमेशा जो इन्फेंट के अपन क्या लेंगे? पल्स चेक करना है। टैकीकार्डिया ना हो या टैकीकार्डिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम ना हो, इसके लिए अपन क्या चेक करते हैं? पल्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है ए नर्स रिसीव्स एन ऑर्डर टू गिव ए पेशेंट 2 पफ ऑफ साल्मेट्रोल यानी कि क्या है? बीटा एड्रेनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर एंड 2 पफ ऑफ बेक्लोमेथासोन। बेक्लोमेथासोन क्या आपका? स्टेरॉइड। यानी एक तो आपको देना है इनहेलर में साल्मेट्रोल और एक देना है बेक्लोमेथासोन। अब देखिएगा जब भी आपके पास में अगर 2 प्रकार के ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोडायलेटर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो है वो आपके पास में ब्रोंकोडायलेटर और एक आपके पास में स्टेरॉइड।